राधे राधे। डेविल मेरा यार एपिसोड 20। शौर्य ने दुआ को सही से सुलाते हुए उसे लाइट वेट ब्लैंकेट से कवर कर दिया। शौर्य ने जेब से फ़ोन निकालकर राज को कॉल किया। शौर्य की बात सुनते ही राज कैबिन में आ गया। दुआ को शौर्य के कैबिन में सोता देखकर राज ने पैनिक होते हुए कहा, क्या हुआ दुआ को? वो ऐसे क्यों सो रही है? क्या उसकी हेल्थ खराब हो गई? बोलते हुए राज के कदम दुआ की तरफ बढ़ रहे थे। शौर्य ने दुआ के बीच खड़े होते हुए कहा, वो ड्रंक है। राज के कदम शौर्य के सामने आ जाने से रुक गए। शौर्य की बातों पर राज ने चौंकते हुए कहा, क्या? पर दुआ ऐसी लड़की तो नहीं है जो ड्रंक करती है। जानता हूँ वो ऐसी लड़की नहीं है। उसने ड्रंक खुद नहीं की, उसे किसी ने धोखे से पिलाया है। पता नहीं ये किसने किया है। शौर्य की बात पर राज ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और चला गया। शौर्य चेयर खींचकर दुआ के पास ही बैठ गया। दुआ का एक हाथ शौर्य के दोनों हाथों के बीच था, जिसे वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने होठों से छू लेता था। शौर्य की नज़रें दुआ के सामने महसूस चेहरे पर थीं और वो सोते हुए एक छोटे बच्चे जैसे मालूम लग रही थी। अब जब काफ़ी देर बाद भी दुआ वापस नहीं आई तो ईशा उसे ढूंढने लगी। उसके साथ आयशा, मोहित और ऋषि भी दुआ को ढूंढ रहे थे। इतने सारे एम्प्लॉयज़ के बीच दुआ उनमें गुम सी हो गई थी। ईशा ने दुआ को यहाँ वहाँ देखना खुद को कहा, यार दुआ कहाँ है तू? कहाँ चली गई? आयशा ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, दुआ यार मिल जा ना, इतनी अच्छी पार्टी है, सब एंजॉय कर रहे हैं और हम तुझे ढूंढने में लगे हैं। जब मोहित को भी दुआ कहीं नहीं नजर आई तो मोहित कुछ सोचते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। मोहित लिफ्ट में जाता है तभी उसकी दूसरी लिफ्ट से राज बाहर आया। राज दुआ के सभी दोस्तों को पहचानता था। मोहित को जाते देखकर उसे रोकते हुए राज ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो पार्टी छोड़कर? दुआ मिल नहीं रही, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, राज ने जवाब दिया। अगर ये ऊपर गया तो दुआ की कंडीशन के बारे में इसे पता चल जाएगा। इसे देखकर शौर्य भी बहुत गुस्सा करेगा, राज ने मन में सोचा। फिर मोहित को रोकते हुए राज ने कहा, उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर काम कर रही है। कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था तो उसे दुआ को पार्टी से बीच में बुलाना पड़ा। राज की बात सुनकर मोहित ने जवाब में कहा, ओके सर, बोलकर चला गया। मोहित के जाने के बाद राज ने एक लंबी सांस ली और फिर अपने काम में लग गया। पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपना अपना काम करने लगे, पर आरती और पूजा का ध्यान अपने काम में नहीं था। वो तो इसी का इंतज़ार कर रहे थे शौर्य को कब राज दुआ को धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दे। काफ़ी देर बाद इंतजार करने के बाद भी जब ऑफिस में कोई हंगामा नहीं हुआ तो आरती ने झुंझलाते हुए खुद से कहा कि कहाँ गई ये लड़की? अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं ऑफिस में? जहाँ आरती इन्हीं सब बातों से को सोचकर परेशान हो रही थी, वहीं शौर्य अभी भी दुआ के हाथ को अपने हाथों में लिए बैठा था। 4 घंटे बीत जाने के बाद दुआ ने आंखें बंद किए हुए ही कसमसाई। दुआ के माथे पर सिलवटें दिखने लगी। उसने अपने एक हाथ के सिर पर पकड़ लिया और उठने की कोशिश करने लगी। दुआ को उठता देखकर शौर्य ने उसे सहराया दिया और उठने में उसकी मदद करने लगा। दुआ ने एक हाथ से अभी भी अपने सिर को थामा हुआ था। दुआ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा तो दूसरा हाथ उसका शौर्य के हाथ में था। अपने हाथ को शौर्य के हाथ में देखकर दुआ ने अपना हाथ पीछे खींचा और हैरानी से शौर्य को देखते हुए पीछे हट गई। दुआ ने लड़खड़ाते शब्दों में पूछा, हम ये यहाँ क्या कैसे आए? शौर्य ने पानी का गिलास दुआ को तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले पानी पियो। दुआ ने शौर्य के हाथ से पानी का गिलास लिया और पीने लगी। अगले ही पल गिलास को अपने होठों से दूर कर मुंह बिचकाते हुए कहा, ये तो नींबू पानी है। हाँ, ये नींबू पानी है, इसे पीने से तुम्हारा हैंगओवर उतर जाएगा, शौर्य ने कहा। शौर्य की बात सुनकर दुआ ने चौंकते हुए कहा, हैंगओवर? हमने ड्रिंक कब किया? बोलते हुआ दुआ सवालिया नज़रों से शौर्य को देखने लगी। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, ऑफिस के अंदर किसको भी ड्रिंक करना मना है, फिर तुमने ड्रिंक क्यों किया? शौर्य ने दुआ से ये इसलिए ही पूछा था ताकि वो उसे सब सच सच बता दे।
और शौर्य उस आदमी तक पहुंच सके जिसने दुआ को जानबूझकर ड्रिंक दी थी। शौर्य की बातों पर दुआ ने अपनी बड़ी बड़ी गंजी आंखों को और बड़ा करते हुए कहा, सर हम ड्रिंक नहीं करते, हमारे घर में कोई ड्रिंक नहीं करता सर, पापा भी नहीं, हमने तो सिर्फ जूस पिया था। बोलते हुए दुआ रुक गई और सोचने लगी उसने जूस पीने के बाद क्या किया। शौर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो रिलैक्स बैठा दुआ को देख रहा था। शौर्य भी कभी कभी ड्रिंक करता था, उसे अच्छे से पता था कोई भी शख्स पहली बार ड्रिंक या नशा करता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता उसने नशे में क्या किया है। तो इस बात के लिए वो एकदम श्योर था कि दुआ को उसके करीब आना याद नहीं होगा। दुआ जो दोनों हाथों से सिर पकड़ के याद करने की कोशिश कर रही थी, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने धीरे से कहा, हमने जूस पिया था, फिर हम वॉशरूम चले गए, उसके बाद वो हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, मैं जानता हूँ तुम ऐसी लड़की नहीं हो जो ड्रिंक करे। मैं पता कर रहा हूँ तुम्हारे साथ ये किसने किया। शौर्य ने दुआ से कहा, तुम घर जाना चाहो तो जा सकती हो। शौर्य ने दुआ से पूछा। थैंक यू सर, दुआ ने कहा और उठकर जाने लगी तो शौर्य ने उसे रोकते हुए कहा, तुम अपनी कैबिन में वेट करो, मैं राज को भेजता हूँ, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। दुआ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, उसे समझ नहीं आ रहा था ये उसके साथ हो क्या रहा है। शौर्य की बातों पर धीरे से सिर हाँ में हिलाया और दुआ अपने कैबिन में चली गई। शौर्य के कॉल करने पर राज उसके कैबिन में आया। शौर्य कुछ पूछता उससे पहले ही राज ने कहा, इस बार कुछ पता नहीं चला पाया दुआ के साथ वो सब किसने किया। सीसीटीवी कैमरा खराब था, ग्राउंड फ्लोर का, वेटर से बात करने पर भी कुछ पता नहीं चला। राज अपनी बातें बोलकर चुप हुआ और शौर्य को देखने लगा। शौर्य ने कहा, जा पहले उसे घर ड्रॉप करने गया। राज दुआ को घर ड्रॉप करने चला गया। मीरा के बुलाने पर एक बार फिर शौर्य रईसजादा पैलेस गया। घर आने के बाद दुआ काफ़ी देर तक सोती रही। करीब 3 घंटे बाद दुआ सोकर उठी तो अंधेरा हो गया था। रात के 7 बज रहे थे। दुआ आंखों में नींद लिए वॉशरूम से गई। बाथरूम में लगे मिरर में खुद को देख रही लगी। अपने धुंधले अक्ष को देखकर दुआ ने अपनी आंखें खोली और आईने में खुद को देखने लगी। अपने गले पर लाल निशान देखकर दुआ के आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये कैसे हो गया, हम ज़्यादा देर तक सोए इसलिए तो नहीं हो या ये। बोलते हुए दुआ ने उन निशानों को छुआ, उनमें हल्का दर्द हो रहा था। कंधे से सूट को थोड़ा नीचे करके देखा तो वह और भी ज़्यादा गहरा लाल निशान था। बाकी निशानों से वो निशान ज़्यादा दर्द कर रहा था। दुआ को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है उसके साथ। उसने सोचते हुए खुद से ही कहा, क्या हमें कोई एलर्जी हुई है। शौर्य ने अपने दीवानेपन दुआ को किस करते हुए अपने होठों के बीच दुआ की स्किन को ज़्यादा ही तेज़ दबा लिया था, जिसकी वजह से दुआ के स्किन पर हल्के हल्के लव बाइट्स बन गई थी। पर दुआ को इन निशानों की सही मतलब ना पता होने की वजह से वो ये सोचने लगी तभी उसे किसी एलर्जी हुई है। शॉवर लेने के बाद दुआ नीचे आ गई। मन्नत किचन में खाना बना रही थी। दुआ पीछे से मन्नत के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए बोली, अम्मी आज खाने में क्या बनाया है। मन्नत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वही जो तुम्हें पसंद है। दुआ मन्नत की बात सुनकर खुश हो गई। वो कुछ कहने वाली थी कि तभी आरब भागते हुए वहाँ आया और हाँफते हुए बोला, अम्मी अंकल आंटी आए हैं। कौन अंकल आंटी आए हैं। मन्नत ने सवालिया नज़रों से आरब को देखते पूछा। अरे वही अरमान भाई और अम्मी अब्बू, आरब ने समझाते हुए कहा। क्या सच्ची आ गए वो लोग, क्या अरमान भी आए हैं। दुआ ने चेखते हुए कहा, नहीं अरमान भाई नहीं आए, उन्हें ऑफिस में ज़्यादा काम था तो वो इस बार नहीं आए, आरब ने जवाब देते हुए कहा। मन्नत और दुआ दोनों एक साथ रसोई से निकलकर हॉल में गई। दुआ ने दोनों को देखते हुए उन्हें विश किया। नज़मा जो ने दुआ को देखते हुए मन्नत से पूछा, मन्नत क्या ये हमारी दुआ है। मन्नत ने हाँ में सिर हिलाया। कितनी बड़ी हो गई है हमारी दुआ। नज़मा ने साजिद को देखते हुए कहा। दुआ मन्नत के इशारे करने पर सबके लिए पानी ले आई।
असद ने साजिद से पूछा, तो कैसे अचानक याद आई आपको हमारे साजिद मियाँ? ये बात तो तुम दुआ से पूछो, उसी ने कॉल करके बुलाया हमें। साजिद की बात सुनकर सब दुआ को देखने लगे। दुआ ने सबकी नज़रों को देखकर घबराते हुए कहा, वो अब्बू, आपकी और अम्मी की सालगिरह थी तो हमने सबको बुलाया है, आप सबका साथ अच्छा लगेगा। अरे असद देखो, अब दुआ ने फ़ोन किया तो हम आ गए। अब तुम्हारी सालगिरह के बहाने ही सही एक बार फिर हम सबका मिलना हो जाएगा। साजिद ने बात को संभालते हुए कहा। रात के खाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। दुआ भी अपने रूम में आ गई। उस गोली का असर अभी भी उसके ऊपर था। वो उतना आराम करने के बाद भी जल्दी ही सो गई। दो आंखें जो दुआ को सोते हुए देख रही थी वो अंधेरे से निकलकर रोशनी में आई। कौन है वो जो दुआ को सोते हुए देख रहा है? कब तक शौर्य अपनी फीलिंग्स को दुआ से छुपा पाएगा? अब हम आते हैं नेक्स्ट एपिसोड 21, शौर्य का दुआ के घर आना। खाने के बाद दुआ अपने रूम के आ गई, इस बात से अनजान कि उसके रूम में उसके अलावा कोई और भी है। दुआ ने लापरवाही से अपने दुपट्टे को गले से निकालकर काउच पर रख दिया। शायद उन गोलियों का असर अभी भी था, इसलिए दुआ को इतने सोने के बाद भी बार बार नींद आ रही थी। दुपट्टे को काउच पर रखने के बाद दुआ बेड पर आ गई। अपने सॉफ्ट टॉय को बाहों में भरकर दुआ ने आंखें बंद कर ली। रूम में ज़्यादा रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक ही पेंसिल लाइट जल रही थी। एक आदमी जिसने दुआ के रूम के आने से लेकर उसके बेड पर सोने तक उसकी सारी एक्टिविटी देखी थी, वो बालकनी से पर्दे के बीच से निकलकर रूम में आया और सोती हुई दुआ को देखने लगा। पेंसिल लाइट की हल्की मुद्दम रोशनी उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो उस आदमी का चेहरा दिखा। वो आदमी शौर्य ही था। शौर्य दुआ के बेड के नज़दीक आकर खड़ा हो गया। दुआ आज जल्दी ही ऑफिस से आ गई थी। दुआ के इतने करीब आने के बाद शौर्य की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो दुआ को एक बार देखना चाहता था, वो ठीक है या नहीं। अपने जज्बातों को हाथ मजबूर शौर्य हुआ के रूम तक आ गया। लाइट की हल्की रोशनी दुआ के चेहरे पर पड़ रही थी। उस रोशनी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी ट्रांसपेरेंट स्किन इस रोशनी में और भी ज़्यादा चमक रही थी। शौर्य होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराया, पर देखते ही देखते उसके होठों पर हल्की हंसी आ गई। हल्की हंसी गायब हो गई और अब हंसी की जगह उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन आ गए। आंखों में गुस्सा भर आया। शौर्य की नज़र दुआ के चेहरे पर होकर अब उसके बाहों में कैद सॉफ्ट टॉय पर गई तो उसे जलन का एहसास हुआ। उसके रहते भला दुआ उस टॉय को हक कैसे कर सकती है? शौर्य का मन कर रहा था कि वो अभी उस टॉय को उससे अलग कर दे, पर दुआ की पकड़ उस पर कसी हुई थी। यह देखकर शौर्य ने अपने आगे बढ़े हुए हाथ को पीछे कर लिया। के एक साइड में जगह खाली थी। शौर्य बेड आराम से दुआ की एक साइड लेट गया। दोनों हाथों से सर पर पीछे रख तिरछी नज़रों से उसे देखने लगा। दुआ की एक लट जो उसके गालों पर आ रही थी वो उसे हटाना चाहता था। दुआ उसके छूने से जाग जाएगी, यही सोचकर शौर्य ने उसकी बालों की लट को नहीं हटाया। वो सोती हुई मासूम सी दुआ को देख रहा था। शौर्य की आंखों को ये नज़ारा सुकून दे रहा था, उसके गुस्से की जलन को ठंडा कर रहा था। शौर्य की नज़र दुआ के चेहरे से होकर उसके गर्दन पर गई। लाल निशानों को देखकर एक बार फिर शौर्य धीरे से मुस्कुराया। वो निशान शौर्य के प्यार की निशानी थे। दुआ ने इतने करीब रहकर शौर्य को रिलैक्स फील हो रहा था। वो इस रात को और दुआ के एहसास को और दुआ के एहसास को और जीत पाता कि उससे पहले ही डोर पर किसी ने नॉक किया। नॉक की आवाज़ सुनकर शौर्य जल्दी से उठ गया। इससे पहले दुआ उसे देख पाती एक बार फिर शौर्य बालकनी में छुप गया। लगातार डोर पर नॉक करने से दुआ ने आंखें खोल बंद किए हुए ही अलसाई आवाज़ में कहा, आ रहे हैं हम। बोलते हुए दुआ ने डोर ओपन किया। सामने आरव खड़ा था, अपना पिलो और चादर लेकर।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने रूम में जाओ। हम आज यहीं सोने वाले हैं आपके साथ, और इन सब के लिए थैंक यू टू यू आपा। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। हमारी वजह से? कैसे? आपने अंकल आंटी को बुलाया है, कम से कम अम्मी को तो बता देती, वो गेस्ट रूम भी सफाई कर देती। अम्मी ने उन्हें हमारा रूम दे दिया और मुझे यहाँ आपके पास आना पड़ा, आरव ने बात को समझाते हुए कहा। दुआ आरव की बात सुनकर बैठ के एक साइड लेट गई और फिर से सॉफ्ट टॉय को हक कर लिया। आरव दुआ के बगल लेटते हुए रूम को एक नज़र देखने लगा। आपा, आपका शादी का क्या ख्याल है? कब कर रही हैं आप शादी? तुम हमारी शादी के पीछे क्यों पड़े हो? दुआ ने आंख बंद किए हुए ही कहा। आप शादी करके इस घर से जाओगी तभी तो ये रूम मुझे मिलेगा। अपनी बकवास बंद करो, वरना तुम्हें रूम से बाहर देंगे। हम फिर सोते रहे ना भूतों के साथ, दुआ ने गुस्से से कहा। अब डर नहीं लगता आपा, भूतों से हमें, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छी बात है, सो जाओ और हमें भी सोने दो, हमें कल ऑफिस जाना है। शौर्य बालकनी में खड़ा दोनों भाई बहनों की बातें सुन रहा था और मंद मंद मुस्कुरा भी रहा था। दुआ सो गई थी, पर आरव को अभी भी जाग रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई हलचल नहीं हुई, न किसी ने बात करने की आवाज़ आई, तो शौर्य ने सोचा दोनों सो गए हैं। यही सोचकर शौर्य बाहर आया और दुआ को एक नज़र देखकर बालकनी से चला गया। दुआ के बराबर में लेटा आरव जैसे ही उसने एक काले साए को देखा, उसकी आवाज़ उसकी गले में ही अटक गई। शौर्य के जाने के बाद आरव जोर से चीखा, भूत भूत भूत। आरव की चीख सुनकर दुआ भी उठ गई। दुआ ने अपने कान पर हाथ रखे और इधर उधर देखने लगी। कहाँ है भूत? कोई भूत नहीं है यहाँ, चुपचाप सोना है तो सो। आरव, वरना जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर सो। आरव को डांटते के बाद दुआ फिर से लेट गई और इस बार उसने अपने कानों को ढक लिया। आरव भी उसके बगल में लेट गया। उसके चेहरे पर अभी भी डर दिख रहा था। अंधेरे में शौर्य ने अक्स को देखकर आरव ने उसे भूत समझ लिया था। उसने चादर से खुद को कवर किया और डर के मारे आंखें भींच ली। अगला दिन SSR कॉरपोरेशन में। अच्छा सुन, तुझे एक काम की बतानी है, आयशा ने कॉल कर दुआ से कहा। हाँ बोलो, थोड़ा टाइम निकाल कर डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में आ जा। डिज़ाइनिंग ड्रेस का न्यू कलेक्शन आया है बनकर, उसका फ़ोटो शूट होने वाला है। क्या सच में? हम आते हैं थोड़ी देर में। दुआ फ़ोन रखकर काम करने लगी। दुआ, जिसका ड्रीम था एक फेमस डिज़ाइनर बनना, वो उन ड्रेसेस को देखने के लिए फटाफट अपना काम खत्म करने लगी। 17 फ्लोर पर 17 फ्लोर पर आयशा दुआ का इंतज़ार कर रही थी। लिफ्ट ओपन होते हुए दुआ बाहर आई और इस फ्लोर पर पहली बार आ रही थी। दुआ की आंखें उस फ्लोर को एक्सप्लोर करने लगी। उस फ्लोर की ज़्यादातर दीवारें ग्लास वॉल की बनी थी। डिज़ाइनर डिपार्टमेंट को हर एक चीज़ को उसके बहुत ही सलीके से रखा गया था। दुआ जहाँ तक देख पा रही थी, एक से एक बढ़कर एक डिज़ाइन ड्रेस ही दिखाई दे रही थी। दुआ का ड्रीम था इस तरह की ड्रेसेस का डिज़ाइन करना। उस फ्लोर पर 4 फेमस डिज़ाइनर काम करते थे। उन चारों में जो सबसे ज़्यादा फेमस था वो था अविनाश खुराना। अविनाश खुराना एक ही बहुत फेमस डिज़ाइनर था। बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसके डिज़ाइन की ड्रेस को पहनना चाहते थे, पर चाहकर भी अविनाश पर्सनली किसी के लिए ड्रेस डिज़ाइन नहीं करता था, क्योंकि शौर्य के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अविनाश सिर्फ उसके लिए ही काम कर सकता था। अगर वो किसी और के लिए काम करता तो उसे कंपनी को एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता, पर उससे भी बढ़कर शौर्य का खौफ, वो खौफ उसे कभी शौर्य को धोखा देने का इजाज़त नहीं देता। दुआ अभी उन ड्रेसेस को देखते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक शोर ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हे कनिष्का आ गई, एक लड़के ने कहा। देखो देखो कनिष्का आ गई, एक लड़की ने कहा। कितनी खूबसूरत है ये, इसे जब भी देखता हूँ पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगती है, एक दूसरे लड़के ने आहें भरते हुए कहा। दुआ, चल, इतनी बड़ी मॉडल को पहली बार इतने करीब से देखने का मौका मिल रहा है। इसे तो मैंने आज तक टीवी पर ही देखा है, कितनी खूबसूरत लगती है ये टीवी पर, आयशा ने कहा और दुआ को हाथ भीड़ की तरफ बढ़ गई। दुआ ने भीड़ में झांकते हुए कनिष्का को देखा
और मन ही मन खुद से कहा, सच में कितनी खूबसूरत है ये। साइड हटो, थोड़ा दूर रहो, कनिष्का को गर्मी लग रही है, लारा ने सबको साइड करते हुए कहा। लारा कनिष्का की असिस्टेंट थी। लारा के कहते ही सब थोड़ा दूर हो गए। अविनाश ने कनिष्का के कहा, अंदर चलकर बात करें। कनिष्का अविनाश के साथ उसके ऑफिस में चली गई। इधर दुआ फिर से उन ड्रेसेस को देखने लगी जिन्हें पहनकर कनिष्का आज अपना फोटोशूट करने वाली थी। दुआ ड्रेसेस को देखकर आगे बढ़ ही रही थी कि उसका सारा ध्यान ड्रेस पर था। कनिष्का के लिए कॉफ़ी ले जा रहे लड़के से दुआ टकरा गई। लड़के ने हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और कॉफ़ी की छींटें दुआ के ड्रेस पर भी पड़ गईं। दुआ ने उस लड़के से सॉरी बोला। उस लड़के ने तो दुआ से कुछ भी नहीं किया, पर उसी डिपार्टमेंट के काम कर रही एक लड़की ने सब देख लिया था। वो गुस्से से दुआ के पास आई और ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, हो कौन तुम तो इस डिपार्टमेंट की नहीं लगती। किस डिपार्टमेंट से हो तुम, और तुम अपना काम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो। उस लड़की ने दुआ के इतने सवालों की छड़ी लगा दी। दुआ को समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कहे, उसके किस सवाल का पहला जवाब दे। ये कुछ कहती उससे पहले ही आयशा ने कहा, मैम ये मेरे साथ है। आयशा तुम एक इंटर्न हो, तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा है, ना कि सैर सपाटे दोस्तों को बुलाकर उसे बात करने के लिए। उस लड़की ने कहा, मैम वो बस जा ही रही है। आयशा ने डरते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर वो लड़की चली गई। तू चलकर वॉशरूम में पहले अपनी ड्रेस साफ कर ले, आयशा ने कहा तो दुआ ने कहकर वॉशरूम की तरफ चली गई। दुआ वॉशरूम में अपने कपड़ों पर से कॉफ़ी के दाग को हटा रही थी, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। तुम देखना लारा, आज तो धमाका होके ही रहेगा। बस तुम अपने फ़ोन के कैमरा ऑन रखना। मैं जैसे ही शौर्य के ऊपर गिरूंगी, तुम उसी टाइम हमारी कुछ सेक्सी फोटेज क्लिक कर लेना। कनिष्का ने लिपस्टिक लगाते हुए लारा से कहा। कनिष्का तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है, पर अगर तुम शौर्य के ऊपर गिरते हुए उसके किस कर लो तो वो मोमेंट कैमरे में कैप्चर हो जाएगा, तो तुम्हारा काम और भी आसानी से हो सकता है, लारा ने जवाब दिया। नॉट बैड लारा, आइडिया काफ़ी अच्छा है तुम्हारा, कनिष्का ने होठों पर कुटिल मुस्कान लिए कहा। एक बार फिर से फोटोज मीडिया में आ जाए तो बस जगह वायरल हो जाए, फिर तो शौर्य को मेरी बात माननी ही होगी। कनिष्का ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, अगर सब हमारे प्लान के अकॉर्डिंग होगा तो तुम्हें मिसेस रायज़ादा बनने से कोई नहीं रोक सकता। सेलिब्रिटीज़ के लिए ऐसे स्कैंडल आम बात है, पर शौर्य के लिए ये स्कैंडल मिल का पत्थर बनेगा। जिस इंसान को कभी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, किसी स्कैंडल में उसका नाम ना हो, ऐसे में ये फोटेज उसके बिजनेस कैरियर को कितना इफेक्ट कर देगी। शौर्य को तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी, लारा ने कनिष्का को भरोसे दिलाते हुए कहा। वॉशरूम के बीच पार्टीशन था, जिसके एक तरफ कनिष्का और लारा थी तो दूसरी तरफ दुआ थी, जिसने सब सुन लिया था। तो अब आगे क्या करेगी दुआ? क्या वो शौर्य की मदद करेगी या उसे कनिष्का के बनाए जाल में फंसने देगी? सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना, हम सबके काना चैनल। इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें भी मज़ा आएगा। सो छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, और राधे राधे।